नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। यूएन में बोला भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस ने चीन की होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात का किया समर्थन। भारत को झटका, अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल पर मिली राहत खत्म की। अमेरिका वापस लौटा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। दिल्ली में सीएनजी की कीमत ₹1 प्रति किलो बढ़ी, 48 घंटों में दूसरी बढ़ोतरी। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को अस्वीकार्य बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि आम नागरिकों वाले क्रू को खतरे में डालना और नेविगेशन की आजादी में रुकावट डालना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित मार्ग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। यह बयान ओमान तट के पास भारत का झंडा लगे जहाज पर हुए हमले के बाद आया है। 13 मई को भारत का झंडा लगे जहाज पर हमला हुआ था। यह एक संकरा जलमार्ग है जिससे दुनिया की लगभग 5 में से 1 ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ओमान के अधिकारियों ने सोमालिया से आ रहे जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, लेकिन यह तुरंत पता नहीं चल पाया कि यह हमला किसने किया था। इससे पहले भारत ने इस हमले को अस्वीकार्य बताया था। बता दें कि संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत का झंडा लगे कम से कम 2 अन्य जहाजों पर भी हमले हुए हैं। रूस ने चीन की उस मांग का समर्थन किया है जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए स्थायी संघर्ष विराम की बात कही गई है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रूस के दूत मिखाइल उल्यानोव ने एक्स पर कहा कि रूस इस तरह के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए यह बात कही। दरअसल वांग यी ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य में मुद्दों का समाधान वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम हासिल करने में निहित है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि बल प्रयोग से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और बातचीत ही एकमात्र सही रास्ता है। अमेरिका ने रूसी तेल की छूट खत्म कर दी है जिससे अब भारत के लिए सस्ता तेल खरीदना मुश्किल होगा और आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ेगी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने तेल की खरीद पर दी गई पाबंदी की इस बड़ी छूट को अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जिससे दुनिया में तेल की कमी ना हो और ईंधन की कीमतें काबू में रहें, लेकिन यह छूट ऐसे समय पर खत्म हुई है जब ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव के कारण दुनिया भर के बाजारों में तेल का संकट पहले से ही गहरा रहा है। इस अमेरिकी छूट की वजह से भारत और इंडोनेशिया जैसे देश आसानी से रूसी तेल खरीद पा रहे थे। जब तेल के दाम बढ़ने लगे तो भारत ने इस छूट को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से गुहार भी लगाई थी। भारतीय अधिकारियों ने वाशिंगटन से साफ कहा था कि हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा की सही और स्थिर सप्लाई बेहद जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने इस सब के बाद भी भारत के लिए सस्ते तेल का रास्ता बंद कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड शनिवार को अमेरिका लौट आया है। इसे ईरान के साथ युद्ध शुरू होने से पहले मिडिल ईस्ट भेजा गया था, लेकिन यह शनिवार को 326 दिन के मिशन के बाद लौट आया। यह वियतनाम युद्ध के बाद से किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप का सबसे लंबा मिशन था। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने मिशन के दौरान कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। वहां अमेरिकी बलों ने नशे की तस्करी करने वाली संदिग्ध नावों पर हमला किया, प्रतिबंधित टैंकर जब्त किए और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया। इसके बाद जहाज को मिडिल ईस्ट भेजा गया जहां उसने ईरान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। बीते मार्च में इस कैरियर पर 2 मार्च को आग लगने की घटना हुई थी जिसमें कई नाविक घायल हुए थे। बाद में इसे मरम्मत के लिए लाल सागर से क्रेटे भेजा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वे एक सैन्य कमांडर के साथ दिख रहे हैं। ट्रंप की ओर से पोस्ट की गई तस्वीर के साथ लिखा है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। एनिमेटेड तस्वीर में ट्रंप एक युद्धपोत के डेक पर खड़े हैं। इसमें आसपास का माहौल तूफानी दिख रहा है और इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा लिए जहाज दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यह पोस्ट ऐसे समय में की है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मध्य पूर्व के 2 अधिकारियों के हवाले से कहा था कि अमेरिका और इस्राइल ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अगले हफ्ते से भी शुरू हो सकते हैं। वहीं ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर देश पर हमला हुआ तो वे और ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे।
केंद्र सरकार ने शनिवार को चांदी के आयात को सीमित करने के लिए नया फैसला लिया है। पहले इसका आयात करना आसान था, लेकिन अब इसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी नोटिफिकेशन के हवाले से बताया कि शुद्ध चांदी के अलावा सोने या प्लेटिनियम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगवाने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। इसका मतलब है कि अब आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। वहीं इससे पहले 13 मई को ही सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होना जरूरी होंगी। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत लिया गया। सीबीएसई के अनुसार तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल खुद करेंगे और इसके लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। हालांकि इसके नंबर फाइनल सर्टिफिकेट में दिखाई देंगे। बोर्ड ने साफ किया है कि तीसरी भाषा में कम अंक आने पर छात्रों को 10वीं बोर्ड परीक्षा से नहीं रोका जाएगा। छात्र हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी, उर्दू जैसी भारतीय भाषाएं चुन सकेंगे। कुछ शर्तों के साथ फ्रेंच, जर्मन और जापानी जैसी विदेशी भाषाएं भी पढ़ी जा सकेंगी। कई स्कूलों ने शिक्षकों की कमी और अचानक लागू किए गए बदलाव को लेकर चिंता जताई है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद फैल रही अफवाहों पर सफाई दी है। चेन्नई स्थित अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी को गलत तरीके से पेश किया गया। रजनीकांत ने साफ किया कि एमके स्टालिन से उनकी मुलाकात सिर्फ दोस्ती के कारण थी और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि विजय की पार्टी टीवीके की जीत पर उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पर बधाई दे दी थी। रजनीकांत ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह विजय से चलते नहीं हैं। उन्होंने विजय की तारीफ करते हुए कहा कि 52 साल की उम्र में उन्होंने बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की है। दरअसल रजनीकांत को इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा कि जब विजय की पार्टी टीवी के बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से संघर्ष कर रही थी, तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और न ही वे इस अभिनेता राजनेता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। रजनीकांत ने प्रेस मीट में सवाल उठाते हुए कहा कि मैं कभी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ हूं। क्या आपने मुझे कभी पिछले मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते देखा है? दिल्ली में सीएनजी एक बार फिर महंगी हो गई है। रविवार को सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद राजधानी में सीएनजी का दाम बढ़कर 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गया है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई। खास बात यह है कि सिर्फ 2 दिनों में यह दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। लगातार बढ़ती कीमतों का असर दिल्ली एनसीआर में रोज सफर करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई। सीजेआई को मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते लंबित मामलों और अदालत के बढ़ते काम के बोझ को देखते हुए उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस समय करीब 95,000 मामले लंबित हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ जज बढ़ाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी और व्यापक न्यायिक सुधारों की भी जरूरत है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की एसी बोगी में आग लग गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुबह 5:15 पर रेलवे के कोटा डिवीजन में लगी इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। B1 कोच में आग लगी थी जिसमें 68 यात्री सफर कर रहे थे। इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया और सुरक्षा के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी गई। कोटा रेलवे पीआरओ रविंद्र लखारा ने पीटीआई को बताया कि सभी यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया, किसी यात्री को चोट नहीं आई। रेलवे ने बताया कि यात्रियों को कोटा तक की यात्रा के लिए दूसरे कोचों में बैठाने की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंदी संजय कुमार के बेटे पंदी साई भागीरथ को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
साइबराबाद पुलिस के मुताबिक भागीरथ को शनिवार रात तलाशी अभियान के बाद हिरासत में लिया गया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भागीरथ को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा और हैदराबाद में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उस पर 17 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न और भावनात्मक ब्लैकमेल का आरोप है। कथित तौर पर दोनों की मुलाकात जून 2025 में आपसी दोस्तों के जरिए हुई थी। शिकायत लड़की की मां ने 8 मई को दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमले की धाराएं भी जोड़ी हैं। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने भागीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पीड़िता का बयान देखने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.